नमस्कार। आशा करता हूँ कि आपका पेपर 4 मई 2025 को जो नीट का हुआ, वो अच्छा रहा होगा। काफ़ी सारी बातें सुनने में आ रही है कि पेपर का लेवल इस बारी काफ़ी ज़्यादा हाई था एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और कुछ ऐसी भी बातें सुनने में आ रही है कि 2016 के बाद ये पहला ऐसा पेपर है जहाँ पर एनटीए ने लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। और कुछ ऐसे भी बातें हैं कि ऐसा पेपर 1995 में देखा गया था जहाँ पर एनटीए या उस वक़्त की जो भी एजेंसी थी जिसने पेपर कंडक्ट करवाया उसने पेपर का लेवल काफ़ी टफ रखा था। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। हम सेंटर से आते हुए बच्चों को देख रहे थे, बहुत सारे बच्चे रोते हुए आए। बट मेरा ये मानना है कि इतनी जल्दी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेपर आपके लिए टफ है, तो वो शायद पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बच्चों ने ये पेपर अटेम्प्ट किया, उन सबके लिए टफ है। तो कट ऑफ का आप इतनी जल्दी अनुमान नहीं लगा सकते। हाँ, कहीं न कहीं हम ये मान सकते हैं कि ऑल इंडिया कट ऑफ जो है इस बारी 600 से नीचे जाने वाली है। ये एक अनुमान है। अभी श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं है क्योंकि श्योरिटी कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा जब इसका कुछ रुझान आएगा। जहाँ तक पेपर एनालिसिस की बात है, अगर मैं फिज़िक्स की बात करूँ तो फिज़िक्स तो काफ़ी ज़्यादा टफ थी जो कि बच्चों के द्वारा कही गई बात है कि टफ थी काफ़ी ज़्यादा। और अगर बायोलॉजी की बात की जाए क्योंकि एज़ अ बायोलॉजी फैकल्टी अगर मैं आपसे अपना एक छोटा-सा एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि बायोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड थी। कुछ क्वेश्चन्स थे जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं थे, बट मैक्सिमम बायोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड थी और जितने भी क्वेश्चन्स थे उन क्वेश्चन्स को ट्विस्ट किया गया। पेपर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया खास तौर पे अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ कि बच्चा क्योंकि नॉर्मली क्या होता है बच्चा बायोलॉजी अटेम्प्ट करता है और बायोलॉजी के अंदर अगर आपका टाइम कंज्यूम कर लिया जाए तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम नहीं बचता और यही एक सोची समझी एक प्लानिंग होती है जहाँ पर हम हमेशा इस बात को मानते हैं कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं दे आर मेंट फॉर रिजेक्शन नॉट फॉर एक्सेप्शन। तो आपको रिजेक्ट किस तरह से किया जाए, तो उसमें बायोलॉजी के अंदर आपको ज़्यादा टाइम कंज़्यूम करवाया जाएगा। आपको लगेगा कि पेपर क्वेश्चन निकल भी रहा है और साथ-साथ में आपका टाइम भी कंज़्यूम होगा। अगर आपने टाइम पे ध्यान नहीं दिया, अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि एक ही सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा टाइम कंज़्यूम कर ले। और मुझे ये लगता है कि इस बारी ऐसा काफ़ी सारे बच्चों के द्वारा ये बोला गया है कि उनका ज़्यादा टाइम कंज़्यूम बायोलॉजी ने कर लिया, जिसकी वजह से उनका बाकी सब्जेक्ट पे वो एनफ टाइम नहीं बचा। और ये स्ट्रैटेजीज़ हैं। और क्योंकि मैंने अभी ये बात फिर से कही अभी कह रहा हूँ मैं कि आपका पेपर डिज़ाइन इस तरह से किया गया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय उस सब्जेक्ट पे लगा दें जो आपको ईज़ी लग रहा है, बट वो टाइम कंज्यूमिंग है। फिलहाल के लिए ये जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया बता दूँ कि पेपर का एनालिसिस क्या था। तो अगर हम थोड़ा-सा नज़र मारें टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस और बीडीएस सीट्स की और कॉलेजेस की हिंदुस्तान में जितने हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो 385 है और जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनको आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी इनको इंक्लूड किया जा सकता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी एमबीबीएस के कोर्सेज़ ऑफर करती हैं। उनके जो नंबर है वो 315 है, तो टोटल कॉलेज 781 है। और जहाँ तक टोटल सीट्स की बात की जाए, डाटा आपके सामने है। 385 कॉलेजेस में 56,380 सीट्स हैं और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं 315 उसमें 52,765 सीट्स हैं। तो ओवरऑल आपके पास 1,09,145 1,09,145 सीट्स हैं। अगर आप बीडीएस कॉलेजेस की बात करें तो टोटल कॉलेजेस 50 गवर्नमेंट और 263 आपके पास प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें बीडीएस की सीट्स 3,513 और 23,260 जो कि प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स है। तो टोटल सीट्स आपकी बीडीएस की बन जाती है 26,773। ये डाटा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये एक हमने इंटरनेट से निकाल कर आपके साथ शेयर करने की कोशिश की, जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल थी और अनुमान है कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो ठीक है। अगर हम पेपर एनालिसिस की बात करें सब्जेक्ट वाइज, तो आप देखिए मैंने ग्राफ बना के आपके सामने एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में कितने क्वेश्चंस जो थे वो टफ और कितने मॉडरेट और कितने इजी थे। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपके पास अप्रॉक्स जो टफ क्वेश्चंस थे वो 7 थे, 22 मॉडरेट थे, 16 आपके इजी थे। केमिस्ट्री में अगर बात करें तो 9 टफ, 14 आपके पास अप्रॉक्सीमेटली मॉडरेट थे, 22 आपके पास इजी क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री के। इजी का मतलब होता है जहां पे आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी निकल रहा है, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। हाँ, इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर डेफिनेटली इजी क्वेश्चन भी टफ लगेगा। बॉटनी और जूलॉजी की बात करें तो 9 क्वेश्चन बॉटनी में टफ थे, 15 क्वेश्चन आपके मॉडरेट थे, 22 आपके इजी थे। सेम अगर हम जूलॉजी की बात करें तो 12 टफ, 17 मॉडरेट और 15 क्वेश्चंस आपके
इजी थे। अब देखें, मैंने टॉपिक कुछ लिखे हैं जो नॉर्मली हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट से हमने ये डाटा लिया है। इसमें जनरल एक्सपेरिमेंट्स में डिफिकल्ट लेवल आपका 0 था, मॉडरेट में 1 क्वेश्चन आया था, इजी में आपके 2 आए थे, टोटल 3 क्वेश्चन हो गए। मैकेनिक्स में आपके पास 11 क्वेश्चन थे, वेव्स में आपके पास 2 क्वेश्चन थे, फ्लूइड में 1 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन के अंदर आपके पास 2 क्वेश्चन थे। तो आप यहाँ से डाटा से चेकआउट कर सकते हैं कितने क्वेश्चन टफ, कितने क्वेश्चन मॉडरेट और कितने क्वेश्चन इजी थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम देखे जाए फिजिक्स में, तो डिफिकल्ट 7 आ गए, मॉडरेट आपके 22 आ गए, इजी आपके पास 16 आ गए और टोटल आपके पास 45 क्वेश्चन आ गए। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस डाटा को आप एनालाइज कर सकते हैं क्योंकि मैं ज्यादा डाटा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अगर हम क्लास वाइज वेटेज देखें फिजिक्स की, तो इस साल जो 52% क्वेश्चंस थे, अप्रॉक्स 52%, वो 11th क्लास से थे। 11th का सिलेबस था और 48% आपका 12th का था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके टॉपिक वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की गई है और क्वेश्चंस भी आपको बताए गए कि टोटल क्वेश्चंस किस टॉपिक से कितने आए थे। जैसे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 थे, जिसमें 1 मॉडरेट 1 इजी था। केमिकल बॉन्डिंग में आपके पास टोटल 3 क्वेश्चन थे और तीनों के तीनों इजी थे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर आपके पास टोटल 3 क्वेश्चन थे, 1 मॉडरेट और 2 इजी थे। उसी तरह से ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर 2 क्वेश्चन आपके मॉडरेट और 1 इजी था। और सॉल्ट एनालिसिस के अंदर आपके पास सिर्फ 1 क्वेश्चन था, वो भी इजी था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इनऑर्गेनिक से पूछे गए थे वो 12 क्वेश्चन थे। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्लास वाइज देखा जाए तो 56% +1, 44% आपका +2 वाला सिलेबस था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में आपके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं था। जीओसी में आपके पास टोटल 7 क्वेश्चन थे, 3 इजी, 2 मॉडरेट और 2 डिफिकल्ट। हाइड्रोकार्बन्स में आपके पास 1 क्वेश्चन, वो भी इजी था। प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपके पास 1 भी क्वेश्चन नहीं था। एल्काइल हैलाइड के अंदर आपके पास 2 क्वेश्चन थे, 1 इजी और 1 टफ था। एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपके पास 1 इजी क्वेश्चन था। अल्कोहल, ईथर और फिनॉल, इसमें आपके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं था। कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स में 1 क्वेश्चन था, वो भी टफ था। तो इस तरह से आप डाटा का नीचे तक एनालिसिस करें तो टोटल क्वेश्चंस जो टफ थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो 6 थे, मॉडरेट 3 थे और इजी 8 थे। टोटल आपके 17 क्वेश्चन जो थे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे। क्लास वाइज अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्लास वाइज में आप देख सकते हैं वेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 53% आपकी +1 की थी और 47% आपकी क्लास 12 की थी। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि 11th का जो सिलेबस है, क्योंकि वो बेस है आपका, आप फर्स्ट टाइम जब भी किसी साइंस फील्ड को आप करते हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल जिसमें भी आपको शौक है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, तो आपका जो +1 शुरुआत होती है वो ही बेसिक है। और ज्यादातर देखा गया है कि जो रेशियो है वो 60-40% की रहती है ऑलमोस्ट हर नीट के एग्जाम के अंदर, जिसमें 60% आपका +2 का आता है और 40% आपका +1 का आता है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जब भी आप तैयारी करें, नीट की करें, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपका +1 का पार्ट जो है वो थोड़ा सा अच्छा रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, स्टॉकिक केमिस्ट्री के अंदर मोल कांसेप्ट है। दूसरी स्टॉकिक केमिस्ट्री के अंदर आपके पास रिडॉक्स है, लिक्विड सॉल्यूशंस है। और एज इट इज अगर आप डाटा को एनालाइज करें, क्योंकि मैं सारी चीजों को तो पढ़ नहीं सकता यहाँ पर, आप डायरेक्टली स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं कितने क्वेश्चंस मॉडरेट, कितने इजी और कितने डिफिकल्ट आए हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास जो फिजिकल केमिस्ट्री में पूछे गए थे वो 16 थे, जिसमें 6 इजी, 7 मॉडरेट और 3 डिफिकल्ट थे। क्लास वाइज एनालिसिस की जाए फिजिकल केमिस्ट्री की, 55% आपके पास +2 और 45% आपके पास +1 था। अगर हम बॉटनी का एनालिसिस करें, देखो टोटल नंबर जो क्वेश्चन थे बॉटनी में 46 थे और 46 में अगर मैं चैप्टर वाइज, बोला हमने टॉपिक है, पर चैप्टर वाइज अगर हम इस पूरे बॉटनी के पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करें तो आपका लिविंग वर्ल्ड में कोई भी क्वेश्चन नहीं था। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपके 2 क्वेश्चन थे, प्लांट किंगडम के 5, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में 3 थे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में 1 था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में 5 क्वेश्चन थे, सेल साइकिल सेल डिवीजन में 1 था। क्योंकि देखिए एज अ बायोलॉजी फैकल्टी मैं आपको यहाँ पर जरूर गाइड कर सकता हूँ कि बायो के अंदर जो क्वेश्चंस थे वो प्लेन तो बिल्कुल भी नहीं थे। और बच्चों का कुछ कहना कि 5 से 6 क्वेश्चंस थे जो आउट ऑफ सिलेबस आए थे, उसमें एनसीईआरटी में मेंशन नहीं थे। बिल्कुल सही, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एनसीईआरटी से बाहर आए थे। तो भी तो मैंने कहा कि आज के डेट में अगर आप ये सोचते हैं कि प्लेन रीडिंग से आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है, जो कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ सालों से ये ट्रेंड चला हुआ है,
हमें बच्चे बीच क्लास में बोलते हैं कि आप एनसीईआरटी से बाहर क्यों जा रहे हैं। मैं उस वक्त भी उन्हें यही सुझाव देता था कि बच्चा, यू नेवर नो कि कब कैसा पेपर आ जाए। अगर पेपर टफ आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप वापस से तो पेपर को वापस तो नहीं करेंगे कि नहीं मुझे तो एनसीईआरटी पेस्ट करो और वही आ जाओ। इस पेपर में यही चीज बच्चों को कहीं ना कहीं फील रही हुई होगी कि एनसीईआरटी तैयार रखना तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है, बट उसकी एक डीप थॉरो नॉलेज होना जरूरी है कि जो कुछ क्वेश्चंस आपके बाहर से आए हैं वो एनसीईआरटी में मेंशन तो नहीं है, बट वो एनसीईआरटी के टॉपिक से ही रिलेटेड है। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपका बायोलॉजी का बॉटनी और जूलॉजी वाला पार्ट, उसमें कुछ क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है उनको डिस्कस करूंगा। फिलहाल कोशिश करूंगा कि यहाँ पे भी हल्का फुल्का क्वेश्चन डिस्कस हो जाए, वर्बली कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए हमारी स्पेशल स्लाइड्स बनानी पड़ेंगी जहाँ पे आपको थोड़ा सा एक डीप एक इमेजिनेशन हो सके कि क्वेश्चन कैसा आया था, फ्रेम कैसे किया गया था, उसको सॉल्व कैसे करना है। फिलहाल आ जाइए डिफिकल्ट, मॉडरेट और इजी के अंदर अगर हम बॉटनी में देखें तो 9, 15 और 22 क्वेश्चन इजी थे, मॉडरेट 15 थे और टफ क्वेश्चंस बॉटनी में 9 थे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बॉटनी के अंदर 46 थे। नेक्स्ट अगर हम चैप्टर सॉरी क्लास वाइज करें तो क्लास वाइज में प्लस 1 में आप देख सकते हैं 45% और 55%। यहाँ पे मैं कहूंगा कि बॉटनी में जो वेटेज है वो +2 की ज्यादा रही है। तो देखिए ये भी अनएक्सपेक्टेड होता है, अदरवाइज वेटेज देखा जाए तो लगभग सेम ही है, बट जहां तक हमारा मानना है कि रेशियो +1 की अगर ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स को आप देखें तो +1 की ज्यादा रहेगी और +2 की कम रहेगी। नेक्स्ट जूलॉजी के अंदर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ 44 क्वेश्चन थे, तभी आपके 90 क्वेश्चन बने। एनिमल किंगडम के 4 क्वेश्चन आए थे, एक टिपिकल, 2 मॉडरेट, एक इजी। बायोमोलिक्यूल्स में आपके पास 4 क्वेश्चन, 3 इजी और एक मॉडरेट। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के एनिमल्स में एक टफ था, एक मॉडरेट था, एक इजी था। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में एक क्वेश्चन पेपर अगर मैं देखूं तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर मुझे इस टाइम वो क्वेश्चन मिल जाता है तो सही रहेगा। यस, मेरे पास कोड 45 है, इसमें क्वेश्चन था कि while trying to find out characteristic of a newly found animal, a researcher did the histology of adult animal and observed a cavity with the presence of mesodermal tissue towards the body wall but no mesodermal tissue absorbed towards the alimentary canal. What could be the possible coelom of that animal? तो मतलब कि उन्होंने सिलोम के बारे में बात की। अब देखिए सिलोम, ट्रू सिलोम तब होती है जब आपकी बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के दोनों तरफ, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के बाहर और बॉडी वॉल की अंदर वाली साइड पे मेसोडर्म की लाइनिंग होती है। बॉडी वॉल में हम लाइनिंग शब्द यूज करते हैं और एलिमेंट्री कैनाल के बाहर है तो हम कवरिंग शब्द यूज करते हैं। और मैं बच्चों को इस तरह समझाता हूँ कि अगर आपकी एक बिल्डिंग है और उसके ऊपर आपने सीमेंट का प्लास्टर करना है, तो अगर आप दीवार को अंदर से प्लास्टर कर रहे हैं तो आप उस बिल्डिंग की लाइनिंग बना रहे हैं, और अगर आप उस दीवार के बाहर से प्लास्टर कर रहे हैं तो आप उस बिल्डिंग की कवरिंग बना रहे हैं। तो यहां पर हमने कहा कि वॉल के अंदर तो कवरिंग है, मतलब लाइनिंग है, सॉरी, बट एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर कोई मेसोडर्मल टिश्यू की डिस्ट्रीब्यूशन या कहें कवरिंग नहीं है। ऐसा ही इस क्वेश्चन के अंदर दिखाया गया, मतलब पूछा गया है। तो ऐसी जो कैविटी बनती है वो क्या है? तो ऐसी कैविटी डेफिनेटली ट्रू कैविटी है नहीं, ठीक है। अच्छा, और ये भी नहीं बोल सकते कि कैविटी भी नहीं है, मतलब एसिलोमेट भी नहीं है और यूसिलोमेट भी नहीं है, तो ये क्या हो सकता है? स्यूडो फॉल्स सिलोमेट। तो इस बात का ध्यान रखना होता है। देखो क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है, ऐसा अगर आप कहें, अब यहाँ पर आपको लॉजिकली साउंड होना पड़ेगा। अगर आप सिंपल प्लेन रीडिंग कर रहे हैं तो मैं मानूंगा आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही समझाना चाहता हूं कि कंपटीशन, खासतौर पे नीट का, जेई का, कोई भी जो नेशनल लेवल कंपटीशन होता है उसमें डीप नॉलेज होना जरूरी है, और उस नॉलेज को पाने के लिए आपको अपने प्रिपरेटरी टाइम में डिसिप्लिन रहना पड़ता है। आप मतलब अब हम ये कहें कि देखिए मैं भी आपके यूट्यूब के माध्यम से या किसी न किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके साथ जुड़ी रहा हूँ, बट इस माध्यम से मैं एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि जो कि मैंने बहुत सारे बच्चों में देखा है पिछले कुछ सालों में, जब से कोरोना ये गया है, कि बच्चे घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, वो कंफर्टेबल जोन में पढ़ना चाहते हैं। कंफर्टेबल जोन में आप कभी भी खुद को उतना एफिशिएंट नहीं पा सकते हैं, नहीं आपको फील होगा कि आपकी एफिशिएंसी निकल रही है। इस नीट के पेपर ने ये चीज प्रूव कर दी कि आपकी प्लेन रीडिंग, कंफर्टेबल जोन जो है, वो सारी चीजें आपके लिए आने वाले समय में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मेरा ये मानना है कि ऐसे बड़े एग्जाम्स में जहां पर आप पूरे दुनिया, पूरे पूरे देश के बच्चों के साथ फाइट कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए,
आप कंफर्टेबल जोन में रह ही नहीं सकते। आपको उस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि भई हाँ, जो मेरे साथ बैठा हुआ बच्चा है, वो कितना परफ़ॉर्म कर रहा है, उसके सोचने के तरीके में क्या मेरे से अलग डिफ़रेंस है कि उसके मार्क्स अच्छे या उसके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो यू नीड टू गेट योरसेल्फ exposure, and that exposure you will never get virtually. Please don't mind, but this is the real bitter truth of present time, ki how the education system is being affected when a student who is not that much having that much of experience of a competition becomes comfortable on the virtual background and try to become something and try to bring something good out of him or her कि मेरा कोई एग्ज़ाम बहुत बड़ा निकल जाएगा। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई हैं और बच्चे को इस चीज़ का एहसास थोड़े वक़्त के बाद होगा। बट चलो लेट्स हैव अ लुक। ठीक है, तो ये ज़ूलॉजी के अंदर मैंने आपको बताया कि इस तरह से डिफ़िकल्टी लेवल था और अगर हम क्लास वाइज वेटेज देखें तो 45% प्लस टू का और 55% यहाँ पे प्लस वन का। यहाँ पे थोड़ा सा बॉटनी से रिवर्स वाइस वर्सा है। बॉटनी में 55% अप्रॉक्स आपका प्लस टू का वेटेज था और 45% प्लस वन का। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया। तो देखिए ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। इस वीडियो का सिर्फ यही एक मेरा पर्पस था कि आपको थोड़ा सा एनालिसिस हो जाए कितने क्वेश्चन टफ कितने क्वेश्चन इजी हैं और टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आपके लिए एक अलग वीडियो बनाई जाएगी जिसमें बॉटनी और ज़ूलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा एंड होप करूंगा कि आपके कुछ रिव्यूज किसी क्वेश्चन को लेकर है तो हम उसे भी कोशिश करें कि उसे भी सॉल्व कर पाए। थैंक यू।